बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। गोमिया उपचुनाव को लेकर के मामला काफी तेज हो चुका है और अभी जो है वो गर्दिश कर रही है और ये सुनने में आ रही है कि गोमिया विधानसभा सीट से फिर जो है वो उपचुनाव होने वाली है। इस पर सच्चाई क्या है, क्या उपचुनाव होने वाली है और अगर उपचुनाव वहां पर होगी तो किन किन कैंडिडेट को, किन किन प्रत्याशी को यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। जितने भी पार्टी हैं उन पार्टियों की हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो सीधे तौर पर जेल कैंप पार्टी को लेकर के बात कर रहे हैं कि क्या अगर ऐसा होता है तो टिकट जो है वो किनको दिया जाता है। आखिर में वहाँ के पूर्व प्रत्याशी जो रह चुकी है पूजा महतो, क्या फिर से वहाँ पर उनको टिकट मिलेगी या फिर दूसरा कोई वहाँ से चुनाव लड़के सामने आएगा। जेल कैंप पार्टी से ही जुड़ी हुई और उनका आखिर में कहना क्या है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, मैं आप लोगों को सीधे तौर पर वीडियो दिखाता हूँ। आप जानकारी ये प्राप्त करें, उसके बाद जो है वो आगे की हम मजीद बातें करेंगे। पहले आप इनका वीडियो देखें। उपचुनाव गोमिया विधानसभा को लेकर के क्या कुछ जो है वो बातें चल रही है। ये बताइए कि क्या गोमिया में उपचुनाव होगा? अगर होगा तो आपके पार्टी से कौन खड़ा होंगे? क्या पूजा महतो खड़ा होंगे कि कोई दूसरा आप लोग तलाश रहे हैं? क्योंकि पूजा महतो वहाँ से हारी हुई प्रत्याशी है, क्या कोई दूसरा तलाश कर रहे हैं या फिर जयराम महतो फिर से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ आपका सब लोग बात देखिए, जहाँ तक गोमिया में संभावित उपचुनाव का प्रश्न है, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अभी उस मामले पर हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं कि हाईकोर्ट के मूव के बाद उनका जो नामांकन है, जो मौजूदा विधायक है गोमिया के, जो उनके अभी मौजूदा मंत्री भी हैं, तो अगर उनका नामांकन, जो उनका चयन है, अगर चुनाव आयोग रद्द करती है या क्या कुछ होता है तो पहले उस पर हम लोग देखेंगे, नज़र बनाए हुए हैं हम लोग। और जैसा समय टर्न करेगा और जिस ढंग से निर्णय होगा हम लोग उसी के अनुरूप फैसला करेंगे। रही बात की जो आपने पूछा है कैंडिडेट के बारे में, तो निश्चित तौर पर पूजा महतो जी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, दूसरे नंबर पर रही हैं। 10 से भी अधिक वोट आया पूजा महतो जी को। तो आने वाले समय में उपचुनाव जब होगा तो फिर कौन सा कैंडिडेट होगा, कैसे क्या होगा, या पूजा जी रिपीट की जाएंगी, इन सब पे संगठन को तय करना है। जब समय होगा तो इसका फैसला होगा। चलिए ठीक है। क्या लगता है कि अगर उपचुनाव वहाँ पे होती है तो टक्कर किसके बीच हो रहेगा? क्या इस बार आप लोग बाजी मार पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हमको लग रहा है कि जिस ढंग से पूरे राज्य भर के अंदर माहौल बना हुआ है और जैसा कि टाइगर जयराम महतो जी ने विधानसभा के अंदर विभिन्न विषयों में ना सिर्फ डुमरी का बल्कि राज्य भर के विषयों को जिस ढंग से उठा रहे हैं, सरकार संज्ञान में ले रही है, स्पीकर कन्वींस है, तो हमको लग रहा है कि विपक्ष का एकमात्र आवाज़, जो रोल भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जन विधायकों को उठाना चाहिए था, बनना चाहिए था, वो आवाज़ एकमात्र टाइगर जयराम महतो जी वो आवाज़ बन रहे हैं झारखंड के लोगों की। इस बात को लेकर के पार्टी को माइलेज भी मिल रहा है, पार्टी मजबूत हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसका असर वहाँ के उपचुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन समय आने पर तय करेंगे क्या है क्या नहीं। और हर कोई जो चुनाव लड़ता है या हमारी पार्टी भी जो लड़ेगी, तो जीतने के लिए लड़ेगी। पूरे झारखंड में आप लोग चुनाव लड़े थे, लगभग उसमें 1 सीट आया, लेकिन विधानसभा में पूरे 81 का नजर जयराम महतो के पास है और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला जयराम महतो। अगर जयराम महतो के बीच में कोई टोक देते हैं तो उसको तो रिलाई कर देते हैं, धो देते हैं। ऐसा क्यों कर देते हैं? मंत्री विधायक किसी को नहीं छोड़ते। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग की पार्टी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, एकमात्र विधायक हमारे हैं, एक तो समय कम मिलता है, उसमें भी कोई अगर टोकाटाकी करेगा तो विफलना जो है वो लाजमी है। हम लोग की पार्टी को जो समय मिलता है विधानसभा में, उसमें टोकाटाकी करके उसको बर्बाद करना, उसको नष्ट करना ठीक नहीं। तो जो माननीय हमारे विधायक हैं डुमरी के जयराम महतो जी, अगर लोगों को अगर टोकते हैं और अगर बात करते हैं, रिलाई करते हैं, वो वाजिब है। ट्रेजरी बेंच को और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनको भी समझना चाहिए कि भाई जयराम महतो जी को एक तो समय कम मिलता है और उसमें भी अगर टोकाटकी अगर ये लोग करेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं है। राज्य की तरफ से माननीय विधायक जब बातों को रखते हैं तो सदन को सुनना चाहिए, क्योंकि राज्य के जो इंटरेस्ट है, लोगों के जो इश्यूज हैं, वो वहाँ पर उठाए जाते हैं। विषय गंभीर होता है, टोकाटाकी करके समय नष्ट करना ये पार्टी को मंजूर नहीं। हमारे विधायक का जो रिटेलिएशन है, सही बात है। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा छूट गया? जयराम महतो ने तो इतने सारे सवाल खड़ा कर दिए विधानसभा में, आप कौन सा मुद्दा छूट गया कि जयराम महतो अब बोलने वाले नहीं? इस बारे में चूंकि सदन चल रहा है और सदन के बाहर मुद्दों पर चर्चा ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं पार्टी का केंद्र। कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि छूट गया? ठीक है,
उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, फहरिस्त बना हुआ है। अब तक हम लोगों ने 28 से अधिक मुद्दे उठाए हैं। आप सोचिए 30-32 हो गया, आज लेकर 30-32 हो गया। बिल्कुल। और अगर हम लोगों ने 30-32 मुद्दों को अगर उठाया है तो उनके पास पुलिंदा है सवालों का, उनके पास पुलिंदा है इश्यूज का। आप लोग इंतजार कीजिए। हमको लग रहा है कि जो मुद्दे अब आने वाले हैं उनका अभी चर्चा आप छात्रों के मुद्दा उठेगा क्या? छात्रों के मुद्दा इस समय नियोजन नीति लागू नहीं रहा था, कैसे वैकेंसी निकलेगा? पहली बात मनोज जी, छात्रों के मुद्दों को हम लोग पहले भी उठाते रहे। जो बच गए जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे ऑलरेडी इनलिस्टेड हैं और हमको लग रहा है कि जिसका ऑलरेडी वो तैयारी करके रखे हुए हैं कि उनको आने वाले समय में उठाएंगे। और आधा से अधिक सत्र का समय बीत चुका है। जो समय अब बच गया है उसमें वो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। छात्रों से जुड़े हुए जिन मुद्दों को अब तक उठाया जा चुका है उसके अलावा जो मुद्दे बच गए हैं तो वो मुद्दे अब उसको लेकर के उठाया जाए। इसलिए नहीं चलिए, अच्छी बात है। ऑलरेडी सदन का कार्यकाल चल रहा है तो हमको लग रहा है कि मीडिया का नज़र, लोगों का नज़र विधानसभा की तरफ होनी चाहिए। और हम लोग के जो माननीय विधायक है वो एक एक करके राज्य हित के सभी मुद्दों को उठा रहे हैं, न सिर्फ छात्रों के, बेरोजगारों को लेकर, इसके साथ ही जो नीतिगत मुद्दे हैं कि राज्य को नीतिगत रूप से किस ओर लेकर के जाना है, इस पर भी जयराम ठाकुर जी विधानसभा में बात करने वाले हैं। अवैध खनन को लेकर आपका क्या विचार है? कैसे सोचते हैं अवैध खनन को लेकर? बालू, कोयला, पत्थर सब तो झारखंड लुटा जा रहा है। निश्चित तौर पर जो अवैध खनन हो रहा है उसको लेकर के हम लोग सड़क से लेकर सदन तक काम कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। और अवैध खनन पार्टी को मंजूर नहीं। कोयला जो अवैध आ रहा है, बालू के मामले में, पत्थर के मामले में पार्टी ने बड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको भी केंद्र की तरफ से एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग इस तरह का उत्खनन में लगे हुए उनको उन पे बात होनी है, उनको रोक चेक करना है, उनको टारगेट करना है। पार्टी अपने अनुसार जो अवैध बालू के माफिया हैं, कोयला के माफिया हैं, पत्थर के माफिया हैं, उनको हम निश्चित तौर पर उनको रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास वैध पेपर है बालू का, वैध पेपर है कोयला का या वैध पेपर है पत्थर का, उनको समस्या नहीं है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अवैध कारोबार कर रहे हैं निश्चित तौर पर पार्टी उनको टारगेट कर रही है। सही बात है। एक जगह ऐसा है कि सिंगारी में वहाँ पे अवैध है कि अवैध नहीं पता है, लेकिन वहाँ जो लोग खनन कर रहे हैं उससे ग्रामीणों को काफी क्षति पहुँच रहे हैं। उसको लेकर देवेंद्र नाथ महतो वहाँ पे गए थे। अच्छा, और उसको लेकर क्या उस बारे में मेरे पास ये जानकारी है कि वो जो बालूघाट है वो लीगल है। बालूघाट नहीं, सब पत्थर वाला नहीं, पत्थर वाले के मैटर पे मेरे पास स्पेसिफिक की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो संबंधित क्षेत्र के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको भी जरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए कि जिनके पास ऑथेंटिक पेपर है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि वो सरकार को रेवेन्यू देते हैं। हालांकि उनको 2-3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है पत्थर उत्खनन के मामले में कि अगर किसानों को परेशानी हो रही है, ग्रामीणों को परेशानी अगर हो रही है, तो आम सभा में जो बातें हुई हैं उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। प्रदूषण के जो मानक है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए और पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो इन सब फैक्टर्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पत्थर खदान है जो रिमोट एरियाज में है और वहाँ पर अगर ग्रामीणों को परेशानी नहीं है तो बेवजह के चीज़ों पे हमको लग रहा है कि लोगों को थोड़ा परहेज करना चाहिए। मनोज, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सिस्टमैटिक चल रहा है उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अवैध काम में लिप्त है उनको टारगेट किया जाए, कोई परेशानी नहीं है। पार्टी और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसके लिए तैयार है। अमन साहू को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कल छत्तीसगढ़ से उसको रांची लाया जा रहा था और रास्ते में से गाड़ी पलट जाती है, फिर उसका फायरिंग हो गया शायद। देखिए, पार्टी को जानकारी है इस बात की और हम लोग भी इस मैटर को नज़र बनाए रखे हुए हैं। जब आप झारखंड के अंदर जो 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर, उसी मामले पर उनको वहां से बुलाया गया था और वो जब पुलिस कस्टडी में आ रहे थे, बिल्कुल वो पुलिस कस्टडी में जब आ रहे थे तो पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए थी। और जब एक गैंगस्टर इस रैंक का हो कि उसकी एक दहशत है, पुलिस रिकॉर्ड तो कहता है कि वो अपराधी है। हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि अमन जो है वो अपराधी है और समस्या ये है कि पुलिस की ये नाकामी रही है कि उनको छत्तीसगढ़ से यहाँ लाने के टाइम में उनका इनकाउंटर हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, उनका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। वो भले के गैंगस्टर रहे हों या अपराधी रहे हों, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। बस इस तरह की इनकाउंटर के तर्ज पे यहाँ पे शूटिंग किया जा रहा है। मेरे विचार से इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि ये रेप्लिकेट कर रहे हैं क्या, कहीं से इंस्पायर्ड हो रहे हैं क्या। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं या उनका बचाव करते हैं। पुलिस रिकॉर्ड में जो अपराधी है वो अपराधी है, बट इस तरह का इनकाउंटर ठीक नहीं। और दूसरी बात कि इस तरह के अपराधी का जो मूवमेंट है वो भी सेफ होना चाहिए था। एयरलिफ्ट किया जा सकता था, उनको बाई एयर लाया जा सकता था। हमको लग रहा है कि चुप हुई है झारखंड की पुलिस।
उतर कहीं भी अगर इस पर कहीं फायरिंग होता है देखते हैं तो कहीं गाड़ी पलट जाता है, उसके बाद ही घटना घटती है इस तरह का। नहीं ठीक है, अब क्या हुआ है ऑन द स्पॉट इस बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, बट पलामू की एसपी का बयान मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा है कि जो घटनाएं हुई हैं वो अपने ढंग से उस चीज़ को चित्रित कर रही थी। तो ठीक है, कुछ हो सकता है कि जो उनके साथी हों वो अंजाम दिए होंगे बमबाजी को लेकर के, या छुड़ाने की कोशिश की होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मामले का जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी शुक्रिया, बात बहुत है। बहुत। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और सीधे तौर पर निश्चित तौर पर गोमिया विधानसभा में जो हाईकोर्ट का ये बयान है उसके बयान से जेलकेम पार्टी की जो है वो नज़र बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि अगरचे वहाँ पर उपचुनाव होती है तो कैंडिडेट किनको बनाया जाएगा, कौन वहाँ पर खड़ा होगी, या अभी जो है वो सार्वजनिक रूप से इसको नहीं जो है वो सार्वजनिक किया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्द मालूम चलेगा। अगर ऐसा होगा तो लिस्ट जो है वो बतौर बनाया जाएगा, और कौन जो है वो खड़ा होंगी वो आप लोगों को मालूम चलेगा। गोमिया उपचुनाव को लेकर के बातें चली, अवैध खनन को लेकर के भी बातें चली, उसके बाद अमन साहू को लेकर के भी बातें चली। अब इन सब सारी बातों पर इनका बयान तो आप लोग सुन चुके हैं। अब आपका इस पर क्या है कहना, ज़रूर बताइएगा। आपका इस पर क्या है स्टेटमेंट। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।